है क्या, कह किसको रहा है। अगर वन सेंटेंस में बात करना हो, एक लाइन में, ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ लीवर और ऑर्गन। लीवर को हम हटा दे रहे हैं, पहले सिरोसिस समझ लेते हैं, फिर लीवर से उसको जोड़ देंगे। शब्द क्या कर रहा है सिरोसिस, पहले ये जान लेते हैं कि सिरोसिस बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। सिरोसिस होने का मतलब है या तो मौत या फिर आने वाले टाइम में कैंसरेशन। जिस जगह पे सिरोसिस हो रहा है, खासकर लीवर में हो गया, तो या तो मौत, लीवर से सिरोसिस से बचना बड़ा मुश्किल है, और अगर बच भी गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में कैंसरेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। हेलो लीवर को, सर, हाँ सिरोसिस क्या होता है? वही तो बता रहे हैं ना, वही बजा रहे हैं। इसको हटा देना, अभी लीवर पर ध्यान नहीं देना, इसको हटा देना, पहले सिरोसिस क्या है उस पर ध्यान देना है, तब फिर लीवर से उसको जोड़ देना। कोई भी ऑर्गेन्स, शरीर का कोई भी ऑर्गेन्स जिसका अपना नेचुरल कलर है, सब ऑर्गेन का अपना अपना नेचुरल कलर है। अगर किडनी की बात करते हैं तो पर्पल कलर का दिखाई देगा, लीवर की बात करते हैं तो डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देगा। तो ऐसा सब ऑर्गन का अपना अपना कलर है। स्किन को देखते हैं तो स्किन से या तो फेयर कॉम्प्लेक्स है या फेयर है, मिलेनिन की वजह से, तो अपना अपना कलरेशन है। अब सिरोसिस क्या कहता है, वो कहते हैं कोई भी ऑर्गेन्स जिसका कलर, जो ओरिजिनल कलर था, नेचुरल कलर गॉड गिफ्टेड था, वो चेंज कर गया। चेंज कर गया मतलब डिसकलरेशन हो गया, नॉर्मल कलर से ये चेंज कर गया, और चेंज करके ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर गया। कोई भी ऑर्गन है, ये डिसकलरेशन हो गया। डिसकलरेशन का मतलब उसका ओरिजिनल कलर जो था, ओरिजिनल का मतलब नेचुरल कलर गॉड गिफ्टेड जो मिला था, ये चेंज करके ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का मतलब कि संतरा के रंग का, न येलो न रेड, दोनों का मिला जुला रूप। ऑरेंज कलर में मतलब न, या तो रेड कलर हो गया ना तो येलो कलर हो गया, दोनों को मिला देने वाला कलर में कन्वर्ट कर गया। इसी को सिरोसिस बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेन्स अगर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर गया जो कि नेचुरल नहीं है, तो उसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, सिरोसिस। और अगर यही चीज अगर लीवर में हो जाए, लीवर का कलर एक्चुअली में डार्क ब्राउन था और कन्वर्ट कर गया ऑरेंज कलर में, तो इस कंडीशन को सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तो खाली फिजियोलॉजिकल हुआ, बाहर से हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन आखिर सिर्फ ऑरेंज कलर का हो जाएगा तो सिरोसिस से क्या लेना देना है। तो कुछ तो एनाटॉमिकली चेंज हो रहा होगा। ये ऑरेंज कलर हुआ है मतलब कुछ तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। वो क्या अल्टरेशन हो रहा है वो सबको जोड़ लेते हैं और सबको मिला देते हैं, तो अगर ये सारे क्लिनिकल फीचर एक साथ आ जाते हैं तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। अब क्या क्या चेंजिंग आ रहा है वो उस पर बात करते हैं। पहला तो हो गया ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ लीवर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सेकेंड, वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस ऑफ hepatic cells। वाइड स्प्रेड मैंने पूरा फैल गया, एक जगह नहीं। जैसे ये मान लेते कि ये अगर लीवर है, तो बोलता है कि वाइड स्प्रेड में कि यहां भी यहां भी यहां भी,
इस जगह भी मैंने बहुत ज्यादा फैल गया, वाइड स्प्रेड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जहां जहां डॉट कर रहे हैं ये सारे सेल्स नेक्रोज कर गए, डेथ कर गए। किसका? हिपैटिक सेल का, लीवर सेल का। तो ऑरेंज कलर के साथ लीवर सेल्स का नेक्रोज करना। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ द नेक्रोज सेल्स बाय फाइब्रोसिस। जो यहाँ नेक्रोसिस हुआ था वह सेल नेक्रोज होकर फाइब्रस टिश्यू मैंने हार्ड टिश्यू, बता चुके थे कि ऑपरेशन के बाद जो टिश्यू रह जाता है ऑपरेटिव साइड में उसको फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। तो नेक्रोज टिश्यू बाद में फाइब्रोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। साथ में नोडुलर रीजनरेशन of the surviving cells। इसको रुक जाएगा, इसको थोड़ा डायग्राम बना के बताएंगे। डिस्टॉर्शंस ऑफ vascular bed। ये नीचे वाला दोनों है, इसको हम डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट करें, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। पहले एक और रिवाइज कर लेते हैं। पहले लीवर सेल्स ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया डार्क ब्राउन से। सेकेंड, हिपैटिक सेल मतलब लीवर सेल्स वाइड स्प्रेड में बहुत बड़े एरिया में नेक्रोज कर गया, सेल डेथ कर गया। तीसरा, जो सेल डेथ किया था वो वहीं पर रह गया लेकिन फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट कर गया। चौथा, जो सेल्स नेक्रोसिस नहीं हुआ यानी हिपैटिक सेल्स से मरने से जो बच गया वो रीजनरेट कर गया, फिर से बन गया, पहले जैसा हो गया, लेकिन पहले जैसा होने की जगह उसमें नोड्यूलर्स हो गया, जिसको हम बाद में हम बात करेंगे। एंड डिस्टॉर्शन ऑफ वैस्कुलर बेड, जो लीवर सेल के अंदर जो ब्लड वेसल्स का बेड आया हुआ था वो डिस्टॉर्ट कर गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं रह गया। अगर इतना चीज हम लीवर में एक साथ देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीज एक साथ जब प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशंस को, उस डिजीज को हम सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। लास्ट एक और जोड़ लेते हैं, छठा, जब इतना कुछ चेंज हो जाएगा तो डिसऑर्गेनाइजेशन of the normal lobular structure। इस शो को हम डायग्राम से दिखाते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। ये लीवर सेल्स, लीवर है, ठीक है। ये सब सेल्स जो डॉट कर दिए सब नेक्रोज कर गया। ये सब नेक्रोसिस हो गया, ठीक है। ये जो बीच बीच का सेल जो बच गया, जो व्हाइट कलर का है, ये बच गया, ये सरवाइव कर गया। और सरवाइव करने के बाद क्या हुआ ना कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं रखे, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स, नोड के रूप में कन्वर्ट किया। नोड का मतलब होता गांठ, ये सब स्ट्रक्चर गांठ के रूप में ऐसे ऐसे करके कन्वर्ट कर गया कि आप उसको छुएंगे, उस स्ट्रक्चर को आप छुएंगे तो एक्चुअली में स्मूथ होना चाहिए, जैसे ये स्मूथ है वैसे स्मूथ होना चाहिए, लेकिन किसी को यहाँ पर घाव हो गया, छोटा छोटा दाना निकल गया है ना,
दाना निकल के कार्बंकल बॉयल से, तो उसको छुएंगे तो अनइवन सरफेस है ना, उभरा हुआ है। तो ठीक वैसे ही लीवर सेल्स या तो नेक्रोज कर गया, और जो सेल बच गया वो रिजेन कर गया नोडुल्स के में, छोटा 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 गांठ के रूप में पूरा का पूरा फैल गया है। साथ में एक सिंगल सेल की बात करें, लीवर सेल को अगर आप एक सिंगल सेल को उठाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये वेस्कुलर बेड है। वेस्कुलर बेड का मतलब है ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स ये नॉर्मल से यहाँ आता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर में बाइल्स का प्रोडक्शन होता है या फिर और लीवर का फंक्शन होता है, और ये बाइल्स से इस रास्ते से ये वापस निकल जाता है और गोल ब्लैडर की दिशा में बढ़ जाता है। तो ये वेस्कुलर बेड है ना, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब कि बड़ा अजीब ढंग का ऐसे करके रफिन डैमेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम नॉर्मल नली की तरह वो नहीं रहेगा। साथ में जब इतना सारा चेंज हो जाएगा, ये सेल डेथ करके फाइब्रोसिस हो जाएगा, ये नोडुलर हो जाएगा, तो लीवर का पूरा सरफेस इतना बढ़िया नहीं रहेगा जैसे नॉर्मली बुक में हम देखते हैं। ये डिस्टॉर्टेड आर्किटेक्ट इसका ऐसे करके डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अब अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे या फिर एमआरआई करा के देखेंगे तो ये होना चाहिए था ऐसे स्मूथ, ये होना चाहिए था, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आर्किटेक्ट उसका पूरा बिगड़ चुका होगा, एकदम स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो इतना सारा चेंज अगर लीवर में हम देख लेते हैं तो इसी को हम लोग सिरोसिस और लीवर के नाम पे जानते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझने में? फिर से बता दीजिए सर एक बार और सर। ये जो रहेगा रफ रफ सरफेस हो जाएगा क्या इसका? अल्ट्रासाउंड में भी रफ सरफेस वो करेगा? क्या बोल रहे हैं? ये जो डायग्राम बताया है सर, हाँ, फिगर, तो इसका जो सरफेस रहता है पहले फ्रेश रहता है, बाद में रफ हो जाता है क्या? पहले सरफेस ऐसा था, ये वाला, यस सर। ये स्मूथ था, नोडुल बन गया ना, ऐसे ऐसे गांठ बन गया, तो गांठ बन गया ना, तो गांठ बन गया तो ये सरफेस एक जैसा रहेगा कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो पूरे आर्किटेक्ट उसका बिगड़ चुका होगा। मैंने नॉर्मल होना चाहिए था, जैसे स्मूथ होना चाहिए था ना, स्मूथ की जगह ये इस ढंग का दिखाई देने लगेगा। और अंदर अगर काट के देखेंगे, छोटा 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 नोड्यूल्स गांठ के रूप में आपको दिखाई देगा, और जो नेक्रोज कर जाएगा ना, वो फाइब्रस टिश्यू, कड़ा टिश्यू के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। और ये परमानेंट सेटअप है, परमानेंट चेंजिंग है। जब एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो इसको फिर से वापस नॉर्मल हेपेटिक सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इतना सारा चेंज हम लोग देखेंगे, और पूरा का कलर देखेंगे कि कौन कलर का है, तो आपको दिखाई देगा ऑरेंज कलर का हो, पूरा जो सरफेस एरिया है पूरा ऑरेंज कलर का वो दिखाई देगा। अब क्लासिफिकेशन, हेलो सर, काउच भी बता दीजिएगा नेक्रोसिस का। क्या नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का काउच बोले बता दीजिएगा। सिरोसिस करना काउच, नेक्रोसिस तो पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते ही हैं। सॉरी सर, सिरोसिस का, सिरोसिस सब बढ़ते जाएंगे, आते जाएगा। पहला टाइप ऑफ सिरोसिस या क्लासिफिकेशन ऑफ सिरोसिस। लीवर सिरोसिस कितने तरह का होता है वो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट, माइक्रो नोडुलर नेक्रोसिस। सेकेंड, मैक्रो नोडुलर नेक्रोसिस। एंड थर्ड, मिक्स्ड नेक्रोसिस। ये तीनों को पहले समझ लेते हैं। जनरली तीन तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग तीन तरह का देखते हैं। माइक्रो यहाँ सब यहाँ पर लगा हुआ, माइक्रो माने छोटा, यहाँ MACRO, मैक्रो, मैक्रो माने बड़ा, छोटा,
ये बड़ा, और दोनों मिला हुआ, मिला जुला है। ये छोटा बड़ा दोनों मिला हुआ है, 3 आधार पे डिवाइडेड है। अब ये क्या देखा जा रहा है जिसके आधार पे इसको 3 डिवीजन किया है, मैक्रो या मिक्स्ड, ये बता रहे हैं। अगर माइक्रो नोडुलर की बात करें, ये लीवर है, सेल से मान लेते थोड़ी देर के लिए, इसके अंदर में ये नोडुल बना, ये नोडुल बन गया, एक सिंगल नोडुल हम दिखा रहे हैं। अगर एक नोडुल की साइज, डायामीटर को आप देखेंगे तो 1 मिलीमीटर, अगर नोडुल की साइज को आप देखेंगे तो 1 मिलीमीटर लेस, अगर 1 मिलीमीटर से छोटा एक नोडुल का साइज है, पूरा जितना लीवर में नोडुल बना हुआ सबका डायमीटर जो है ना 1 मिलीमीटर से कम है। तो पूरे लीवर जब 1 मिलीमीटर से कम डायमीटर के नोडुल से भरा हुआ है, तो ऐसे सिरोसिस को हम लोग माइक्रो नोडुलर नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। ये पहला बात हो गया। जनरली जब ये डेवलप कर जाएगा माइक्रो नोडुलर, तो लीवर श्रुंकेन का मतलब कि लीवर को जो साइज था, जैसे लीवर का इतना बड़ा साइज था थोड़ी देर के लिए, तो श्रुंकेन में लीवर का साइज सिकुड़ जाएगा, और लीवर का नॉर्मल जो साइज था ना उससे ये छोटा हो जाएगा, श्रुंकेन माने छोटा हो जाएगा पूरा। तो 1 मिलीमीटर से कम का नोडल्स एंड लीवर का साइज सिकुड़ गया, और सिकुड़ करके नॉर्मल साइज से थोड़ा सा स्मॉलेस्ट साइज में वो कन्वर्ट कर गया। अगर सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया की बात करेंगे, आउटर सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो ये ग्रेनुलर का मतलब है दाना दाना। जैसे ये जो है ऐसा ना, ये स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रफिन है, तो जैसे ही आप टैटू लेंगे ना तो रफिन दाना 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 महसूस होगा। पूरे सरफेस एरिया ग्रेनुलर हो जाएगा, नोडुल का साइज 1 मिलीमीटर से छोटा हो गया, और लीवर का नॉर्मल साइज था उससे वो श्रुंकेन मैंने थोड़ा सा कम गया, सिकुड़ गया। ये 3 चेंजिंग देखते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड अंडर माइक्रो नोडुलर नेक्रोसिस। अब सेकंड क्या था, मैक्रो। फिर से लीवर ये हो गया, मान लेते हैं इसमें जो नोडुल्स होगा ये काफी बड़ा होगा, ये नोडुल्स है, और मोर देन 1 मिलीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर होगा 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर से छोटा था, ये 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा, पहला बात। सेकेंड अगर बात करते हैं, लीवर सेल्स इनलार्ज हो जाएगा, या लीवर इनलार्ज हो जाएगा, उसमें श्रुंकेन छोटा हो गया था। यहाँ पर अगर लीवर का ये साइज है मान लेते नॉर्मल साइज, तो ये इनलार्ज हो जाएगा, लीवर और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा साइज बढ़ जाएगा उसका। एंड सरफेस की बात करें तो सरफेस नोडुलर, उसमें ग्रेनुलर था, मैंने पतला पतला दाना, जैसे बालू के कण पे हाथ ऐसे करके फिरा तो ग्रेनुलर हो गया, और नोडुलर मैंने मोटा 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 दाना, उस पर हाथ फिरा रहे हैं, तो जो फीलिंग्स होगा दैट इज नोडुलर, मैंने गांठदार, पूरा लीवर गांठदार दिखाई देगा। अगर ऐसा तीनों चीज प्रेजेंट है लीवर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो नोडुलर नेक्रोसिस। तीसरा पर आते हैं मिक्स्ड। फिर से ये लीवर, कुछ जो है 1 मिलीमीटर से कम है, और कुछ जो है 1 मिलीमीटर से बड़ा है। ये लेस देन 1 मिलीमीटर, और ये मोर देन 1 मिलीमीटर डायमीटर। लीवर में दोनों तरह का मिक्स है,
कुछ छोटा 1 मिलीमीटर से कम वाला नोड्यूल्स है और कुछ बड़ा 1 मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा नोड्यूल्स है। दो अलग तरह का कंडीशंस लीवर में एक ही टाइम में देखने को मिल रहा है। अगर साइज की बात करें तो साइज में बी लार्ज और नॉट। हेलो हाँ सर, ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो नोडुलर, हाँ, तो उसमें सिर्फ छोटा वाला ही रहता है। छोटा नहीं, लीवर तो वही रहेगा, लीवर थोड़ी चेंज होगा। उसमें मतलब गांठ जो है ना, गांठ की अगर डायमीटर, उसकी डायमीटर को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो 1 मिलीमीटर से कम रहेगा। अच्छा, अब मतलब कि जितना भी रहेगा सब 1 मिलीमीटर से कम ही वाला मिलेगा उसमें। क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। कह रहे जितना भी उसमें मिलेगा गांठ, उसका 1 मिलीमीटर से कम ही रहेगा। हाँ, सब 1 मिलीमीटर से कम रहेगा। और मैक्रो में ठीक उल्टा हो जाएगा, सब 1 मिलीमीटर से बड़ा रहेगा। और और मिक्स में इसमें तो दोनों कुछ 1 मिलीमीटर से कम रहेगा, कुछ 1 मिलीमीटर से बड़ा रहेगा। ठीक है। यहाँ पर लीवर इनलार्ज हो गया था, यहाँ पर लीवर छोटा हो गया था। यहाँ पर मे भी इनलार्ज और नॉट। यहाँ पर लीवर में साइज में हो सकता है कि बढ़ जाए, नहीं तो ज्यादातर केसेज में वो अपने साइज को ही ऑब्टेन करके रखता है, क्योंकि माइक्रो न्यूडल इसको छोटा करेगा तो माइक्रो बड़ा कर देगा, तो मिला जुला के लीवर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रह जाएगा। लेकिन सरफेस की बात करेंगे, ये पूरे आउटर सरफेस को आप फीलिंग्स ऐसे करके टच करेंगे तो जो फीलिंग्स महसूस होगा वो दोनों मिला जुला महसूस होगा। ग्रैनुलर एंड नोडुलर दोनों मिला जुला सरफेस एरिया मिलेगा। कहीं पर एकदम पतला पतला छोटा 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 सा ग्रैनुलर होगा, कहीं बड़ा बड़ा नोडुलर फीलिंग्स होगा, तो दोनों का मिला जुला महत्व देखते हैं। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस। इतने तरह का लिवर सिरोसिस हम लोग देखते हैं। सर, तो लिवर सिरोसिस का जो क्लासिफिकेशन किया है, तो न्यूरॉन्स इसमें कहाँ, ये जो 3 पार्ट है, ये सब न्यूरॉन्स में आता है? क्या क्या क्लासिफिकेशन फिर से? ये जो लिवर सिरोसिस का ये 3 पार्ट है ना, क्लासिफाइड किया है इस तीनों का। हाँ, क्लासिफाइड किए 3 तरह का। ओके सर। अब एटियोलॉजी पे आते हैं। एटियोलॉजी मतलब कॉजेटिव फैक्टर, क्या क्या वजह है लिवर सिरोसिस होने का। इसमें अगर पहला लाइन बात करें, फर्स्ट लाइन, तो बात तो बहुत हो जाती है। बात अगर करें तो बहुत सारी बात निकल जाती है। कुछ लोग जैसे यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री की बात करें थोड़ा सा नीचे तो लिखिए ना वहां सर। पे देखा गया कि अल्कोहल से रिलेटेड है। हेलो, हाँ, नहीं जना रहा है सर, थोड़ा सा नीचे लिखिए ना। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा नीचे लिखिए ना, अभी कैमरा लिखे ऊपर कहाँ थोड़ा सा है? करिए। अभी लिखे ही नहीं है, लिखेंगे तब ना। मतलब कुछ लिखा लिखे, हुआ है। वो तो एटियोलॉजी कॉजेटिव फैक्टर लिखा हुआ है। हाँ, तो वही ऊपर एटियोलॉजी, भी लिखा हुआ था, इसलिए नहीं दिख रहा था। ठीक ठीक ठीक, नीचे ही लिखेंगे, घबराइए नहीं। काउच की बात करें तो कई अलग अलग इसमें थ्योरी सामने आते हैं और हमेशा डिबेटेबल है। डिबेटेबल मतलब इस पे डिस्कशन किया जा सकता है। पहला जो बता रहा है ना, कुछ अमेरिकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री, वहां पर ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो अल्कोहल लिवर सिरोसिस का कारण हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अल्कोहलिज्म, सीवियर अल्कोहलिज्म बहुत कम लोग हैं। गिनती के इक्का दुक्का लोग हैं जो एनी टाइम से नशा दारू पी के वो लूटते रहते हैं, बहुत रेयर लोग हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका से या यूरोपियन कंट्री से ज्यादा भारत में कॉमन है। तो एकदम से कह देंगे कि अल्कोहल की वजह से लिवर सिरोसिस हो रहा है, ये गलत है। तो हमेशा ये कंफ्यूजनेबल बातें, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिबेटेबल है, मैंने इस पर डिबेट किया जा सकता है कि कारण इसके पीछे क्या है। लेकिन सब मिला जुला के कुछ बात तो पक्का है कि ये हो जाएगा, तो चांसेस है कि इस कंडीशन में लिवर सिरोसिस डेवलप कर जाएगा। अब वही सब फैक्टर हम लिख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन हो जाएगा
जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि लीवर सिरोसिस डेवलप कर जाएगा, लेकिन लीवर सिरोसिस हो ही जाएगा ये नहीं कर सकते हैं। ठीक वही बात करेंगे कि सिगरेट पीने से या टोबैको लेने से कैंसरेशन हो जाता है, लेकिन 130 साल में भी कई ऐसे लोग हैं जो गुड़गुड़ा पीते हैं, पान खाते हैं, उसको कैंसर नहीं होता है। एनी टाइम वो गुड़गुड़ा पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। तो होना चाहिए तो उनको भी हो जाना चाहिए था ना, लेकिन फैक्टर है कि सिगरेट स्मोकिंग में ज्यादातर लोगों को हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है, इसमें प्री डिस्पोजिंग ही कर सकते कि ये किया जा रहा ना, इसके वजह से शायद हो गया होगा। अब वो सारे बातें को एक एक करके हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहला जो कारण होगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात अगर करते हैं तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी, एक मिनट एक तरह से मतलब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। पहला जो कारण निकल के आ रहा है, खान पान में कमी। खान पान में जिस पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी कमी है और ये लगातार है, कंटिन्यूस उसको प्रोटीन की कमी है शरीर में, तो आने वाले समय में उसको लीवर सिरोसिस होने की खतरा बढ़ जाएगी। चाहे उसको कोई डिजीज हुआ हो या ना हो, लेकिन लीवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। सेकंड, इन्फेक्शन ऑफ लीवर। एकदम स्वाभाविक इसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कभी कभी हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस बी शामिल है। मोस्ट कॉमन है हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस पढ़ा चुके हैं ना, मेडिसिन में हेपेटाइटिस पढ़ा चुके हैं ना सर? क्या होता है सर? नो हेपेटाइटिस सर, बता हम नहीं दीजिए। पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं? नो अच्छा, सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट क्लास रहेगा मेरा। इन्फेक्शंस ऑफ लिवर। इन्फेक्शंस ऑफ लिवर में खासकर हेपेटाइटिस बी सुने होंगे, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हेपेटाइटिस बी सुने होंगे, हेपेटाइटिस सी एंड ज्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है। तो अगर इनमें से किसी एक का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए में लीवर सिरोसिस होने की संभावना तो बड़ी कम है, नहीं मान के चलता, लेकिन हेपेटाइटिस बी हो गया या हेपेटाइटिस सी हो गया तो आने वाले टाइम में अगर पेशेंट क्योर भी हो जाता है, तब भी पेशेंट ठीक हो गया, मेडिसिन दी है, ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद भी 5% पर्सन ऐसे हैं जिनको आने वाले 4-5 साल के बाद या मैक्सिमम 12 साल के बाद, 10 से 12 साल के बाद उनको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस हो जाएगा तो फिर यह या तो लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर जान नहीं बचेगी, सिरोसिस में जान चली जाती है। तो 5% लोग जिसको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हुआ और वो ठीक हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन बावजूद इसके ठीक होने के बाद भी ऐसे लोगों का लीवर सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल मैक्सिमम 10 से 12 साल में उनको लीवर सिरोसिस डेवलप कर जाता है। और लीवर सिरोसिस डेवलप कर जाएगा तो फिर बचने की संभावना नहीं है, फिर वहीं पर आगे कैंसरेशन तक नहीं जा पाते हैं, बड़ी कम लोग जा पाते हैं, वहीं तक खत्म हो जाती है लीवर। थर्ड पे आते हैं। हेलो हाँ, सर, मतलब लीवर सिरोसिस से डेथ हो सकता है? लीवर सिरोसिस ज्यादातर उसमें फैटली है, डेथ ही हो जाता है, पहले ही क्लास शुरू होने के पहले ही बता दिए हैं। उसमें लीवर सिरोसिस सर। बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ये हो गया तो समझिए कि अगर जीवन बच गया तो गॉड का शुक्रिया अदा कीजिए, करना होता है, जो पेशेंट बच गया वो भगवान का शुक्रिया ही अदा करे। सर तो लीवर में क्या ऐसा हो जाता जी थी?
लीजिए, लीवर सेल्स में अभी तो इतना सारा बताया, लीवर सेल्स मतलब नेक्रोज कर गया, जो बच गया वो नोडुलर हो गया, तो लीवर बचा कहाँ? मतलब मतलब वही होता है ना सब उसका काउज। और लीवर कहिएगा कि लीवर डैमेज ही हो गया तो क्या हो जाएगा शरीर में? बाकी सब ऑर्गन तो काम कर ही रहा है, ये भी पूछ हम्म। लीजिए। तो लीवर जो है ना, ये पूरे मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करता है। मैंने जो आप पढ़ रहे हैं, जिस समय जो आपको अभी एनर्जी चाहिए समझने के लिए और बैठने के लिए, जो देख रहे हैं आप बोर्ड पर, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो थायराइड के साथ मिलके लीवर उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उस पर टोटल विटामिन जो फैट सोल्यूबल है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब का स्टोरिंग सेंटर है। उसके बाद ब्लड को, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना, तोड़ देना 120 दिन लाइफ होने के बाद। मैंने लीवर का एक नहीं, कम से कम 25-30 फंक्शन है, वो सारा फंक्शन ध्वस्त हो जाएगा, टोटल फंक्शन उसका ध्वस्त हो जाएगा लीवर सिरोसिस होने के बाद, और बचाना मुश्किल है, 3 से 4 महीना भी लाइफ नहीं बच पाता है। खट पे आते हैं। लीवर टॉक्सिन्स एंड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स। बार बार हम एनेस्थीसिया पढ़ा रहे हैं तो ये रिपीट कर रहे हैं कि हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स एंटीबायोटिक बिना कारण के नहीं देना है, और लो डोज का देना है। हमेशा कम पावर का एंटीबायोटिक ही शुरू देना चाहिए। अगर ज्यादा देते हैं तो हिपैटोटॉक्सिक है ज्यादातर एंटीबायोटिक, मतलब लीवर सेल के लिए पॉइजन का काम करेगा। उसका डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी केमिकल्स का, अल्कोहल का, ये सारा डिटॉक्सिफाई, माने उसके जो पॉइजनस प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो लीवर सेल में ही जाके उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। तो टोटल एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं, मैक्सिमम एंटीबायोटिक लीवर सेल में जाके उसके जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो डिटॉक्सिफाई होता है। तो लीवर सेल जितना डिटॉक्सिफाइड करेगा उतना ज्यादा वो डैमेज होते चले जाएगा। उसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, आप इसको, मेरे हाथ को डंबल दे दीजिए और कहिए कि इसको करते रहिए, ठीक है हम करेंगे, डेवलप भी करेगा, मेरा मसल्स यहाँ डेवलप करेगा, लेकिन 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स कर लेंगे, और 200 टाइम्स से ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा हाथ काम करना बंद कर गया, मसल फैटिक कर जाएगा, और सुबह में उठ कर देखें ना पूरा सूजन हो गया और हाथ में दर्द हो गया। ये 4-5 दिन तक रहा। तो क्या रिजल्ट हुआ? ये आपने ज्यादा काम कराया यहाँ से, तो इसका जितना जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था उसमें स्वेलिंग आ गया, और उसका फंक्शनल एबिलिटी थोड़ी देर के लिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए खराब हो गया। तो उसी ढंग से हिपैटिक सेल्स में जितना भी आप ड्रग्स दे रहे हैं या फिर पॉइजनस सब्सटेंस दे रहे हैं, तो लीवर सेल को ज्यादा काम करने पड़ेगा, और लीवर सेल ज्यादा काम करेगा मतलब जल्दी वो खत्म हो जाएगा, नेक्रोज कर जाएगा। देखते हैं पहलवान सब दंड बैठ के करता है, मैंने चुक्कू मुक्कू उठ बैठ करता है, और 40 साल के बाद देखिए उसका घुटना पकड़ के बैठा रहेगा कि हम गठिया हो गया घुटना में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उठ बैठ हम नहीं कर पाता है। तो जितना जिस चीज का जितना इस्तेमाल किया जाएगा ना, वो बाद में उतना जल्दी डिजेनरेट कर जाएगा। अब हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स में कौन कौन आता है वो जान लेते हैं। हेलो सर, हाँ, बोले लीवर सिरोसिस जो होता है उसके लिए एज भी लिमिट है क्या, या कोई भी एज में हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, एज लिमिट नहीं, अभी कई कई चीज बात आएगा, अभी तीसरे पॉइंट पर ना, देखिए सब आपकी सब बात आ जाएगी, तो थोड़ा बढ़ने दीजिए। और सर सिरोसिस जो होता है सिर्फ लीवर में होता है या कहीं और भी होता है? नहीं, स्प्लीन में भी सिरोसिस हो सकता है, किडनी में भी सिरोसिस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमन जो साइट है अभी तक देखा गया 99% केसेस सिरोसिस का लीवर में ही देखा गया, इसीलिए लीवर सिरोसिस को ही टॉपिक्स में रखा जाता है। स्प्लीन में भी होता है, किडनी में भी हो सकता है, पैनक्रियाज में भी हो सकता है सिरोसिस, लेकिन ज्यादातर ये लीवर में होता है, सेकेंडरी पैनक्रियाज में होता है। ये पहले ऊपर वाला में लीवर टॉक्सिन्स, इसमें ग्राउंडनट, सीरियल्स, पल्सेस, ये खाना बहुत बढ़िया से हम लोग खाते हैं और जानते भी हैं। दाल्स,
अनाज, सीरियल्स अनाज, एंड ग्राउंडनट जिसको हम लोग मूंगफली के नाम से जानते हैं। ये तीनों जो सब्सटेंस है, इसमें एक तरह का फंगल इन्फेक्शन मौजूद होता है। इसमें शरीर का बात नहीं बोल रहा, इन तीनों चीज में फंगल इन्फेक्शन मौजूद होता है, और उस फंगल इन्फेक्शन फंगस का नाम है एस्पेरलिजिलस। जीनस फ्लेवस। फिर से समझिए, मूंगफली, अनाज एंड पल्सेस दाल, ये सब्सटेंस डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज की जाती है, लेकिन ये जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही कभी कभी ये महंगा भी पड़ जाता है। क्यों महंगा पड़ता है? इसमें एक विशेष तरह का फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं एस्परजिलस फ्लेवस, इसका इन्फेक्शन इन तीनों में मौजूद रहता है, और सबसे ज्यादा ग्राउंड नट में, मूंगफली में मौजूद रहता है। अब मूंगफली को हम सेवन कर रहे हैं, खासकर कच्चा सेवन कर रहे हैं, उसको हम तल नहीं रहे हैं, या उसको गर्म क्या बोलते हैं, उसको बालू में सेक कर जब निकालते हैं, ऐसा नहीं करके उसको कच्चा ही हम खा रहे हैं। तो ये एस्परजिलस फ्लेवस शरीर में ग्राउंडनट के साथ चला जा रहा है, और ये क्या कर रहा है ना, ये जाके लॉज कर जाता है लीवर में, सर्कुलेशन में चला गया और फंगस जाके लॉज कर गया लीवर में, और लीवर में जाने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और टॉक्सिन मतलब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो क्रिएट करेगा वो टॉक्सिक होगा लीवर के लिए, और आने वाले टाइम में लीवर कैंसर हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा किस्मत रहा तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा। ज्यादा चांसेस है इसका इन्फेक्शन से लीवर कैंसर ही होगा, लेकिन बहुत अच्छा उसका किस्मत है, बचने की चांसेस भगवान थोड़ा देर रखें तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो ये तीनों चीज लीवर सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नीचे वाला पर बात करते हैं, हिपेटोटॉक्सिक्स ड्रग्स पे। मिटा रहे इसको। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। लीवर टॉक्सिन्स जैसे ग्राउंडनट हो गया, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर होता है। ग्राउंडनट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, एंड पल्सेस हो गया। इन तीनों में कॉमनली एक फंगल इन्फेक्शन मौजूद रहता है। उस फंगल इन्फेक्शन फंगस का नाम है एस्पेरलिजिलस, ASPER फ्लेवस। उस फंगल का नाम है एस्पेरजिलस फ्लेवस। ये तीनों में मौजूद है। बोलता है कि कई ऐसे लोग हैं जो खासकर ग्राउंडनट, जो मूंगफली खा रहे हैं और वो भी कच्चा खा रहा है, तो इस कच्चे मूंगफली के साथ ये फंगस बॉडी में चला जाता है, साथ में जाने के बाद ये क्या करता है, लीवर में पहुंच जाता है। ये तो पच गया, ग्राउंडनट तो पच गया, लेकिन ये जो फंगस है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन होते होते लीवर में चला गया, और लीवर में जाके ये लॉज कर जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, और वहां पे अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। रिप्रोडक्शन करेगा तो स्वाभाविक है कि ये न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन के साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा, और ये वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन होगा, लीवर के लिए जहर का काम करेगा। ये बता रहे थे। ज्यादातर केसेज में ये जहर पॉइजन लीवर कैंसर करेगा। प्रॉब्लम जो सामने आएगा आने वाले टाइम में वो लीवर कैंसर के रूप में ही आएगा। मौत तय है, कोई बचाने नहीं जा रहा, लीवर कैंसर हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जिसमें लीवर कैंसर नहीं होके उनको लीवर सिरोसिस हो गया। तो लीवर सिरोसिस में बचने की संभावना है, कैंसर में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन लीवर सिरोसिस में बचने की संभावना थोड़ी बहुत है।
ठीक है, ज्यादातर लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच तो जाते हैं, तो उसमें बचने की संभावना बनी हुई है। तो लीवर सिरोसिस के लिए एक यह भी जिम्मेवार है, ये एस्पैराजिलस फ्लैवस, जो कि ग्राउंडनट या सीरस या पल्सेस से हमारे शरीर में पहुंच जाता है और वो सर्वाइव करके, जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जो कच्चा खा रहे हैं, खाने का तरीका गलत है, जैसे कच्चा दाल उठा के लोग खा लेते हैं, कच्चा चावल खाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं लोग। कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज हम नहीं बता रहे, बैठे रहते हैं और चावल उठा उठा के मुंह में डालते रहते हैं, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ये लीवर सिरोसिस की चांसेस वहां पे बन जाते हैं। नेक्स्ट, सर हाँ फ्राई किया हुआ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या? मतलब फ्राई किया हुआ रहेगा, दाल जैसे बना नहीं हुआ नहीं नहीं, रहेगा, मूंगफली अरे नहीं नहीं नहीं, वही तो बोले कि फ्राई करके लेने में, या फिर उसको जैसे बोलते हैं कि ये बालू में भून लिए, तो वो सब लेने में दिक्कत नहीं है। या दाल हम लोग पका के लेते हैं, उसको लेने में दिक्कत नहीं है। सीरस हम लोग पका के लेते हैं, उस समय दिक्कत नहीं है। कच्चा खाने से प्रॉब्लम, उसमें जब जैसे ही बॉयल करते हैं ना, तो एस्पैराजिलस जो है ना वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। और ऐसा थोड़ी कि कच्चा सब लोग खा गए तो सबको हो ही जाता है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है या सेंसिटिव है, उस चीज के प्रति सेंसिटिव है, या फिर उसमें सर्वाइव कर गया, तो वो उसके फिजिकल कंडीशन पर भी निर्भर करेगा। लेकिन एक एक तो होता है कि ये मालूम ही है कि वहां सामने खाई है, तो हम उसमें खड़ा होकर झांके क्यों? हो सकता है गिर गए, तो इसलिए ये सब चीज है, तो उसको बॉयल ये करके, बॉयल करके या फिर फ्राई करके ही लेने का। सर हेपेटोटॉक्सिक, हेलो सर। क्या हुआ? हेलो हाँ, सर, कच्चा चना सर, चना में, कच्चा चना। चना में ये जो बैंगल्स ग्राम है ना, काला वाला ना, उसमें से नहीं होता। उसको जब हम लोग फुला देते हैं तो उसमें ये खत्म हो जाता है। नहीं, उसमें उसमें हाँ, चांसेस कम है, चना में चांसेस कम नहीं है। ग्राउंड नट, ओके मूंगफली याद ओके रखिए, सर, नहीं याद रखिए, मूंगफली ज्यादातर केसेस मूंगफली का ही देखा गया है, ओके चना सर। में अभी तक नहीं देखा गया। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स में ये, इसमें कई ऐसे ड्रग हैं जिनका लंबा समय तक सेवन किया गया है, जैसे रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक है, ये एंटी लेप्रोटिक एंड एंटी ट्यूबरकुलस दोनों में इसको चलाते हैं। पारासीटामोल, बुखार के लिए जो देते हैं पारासीटामोल, ये भी बड़ा डेंजरस है हिपैटिक के लिए। देखते हैं 500 mg का देते हैं, कालपोल ला के दिए या क्रोसिन ला के दिए, और बुखार नहीं उतरा तो 5 मिनट लेट करते हैं हम लोग, 3-4 देखे कि आधा घंटा में नहीं हो तो 625 mg का तुरंत दे देते हैं, या 650 650 mg का आता है, तुरंत दे दिए, तो बुखार उतर जाना चाहिए। लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं मालूम है। ये पारासीटामोल लीवर के लिए बड़ा डेंजरस चीज है। तो जैसे ही आप 500 से बढ़ा के 600 दे रहे हैं, इससे बढ़ा के आप डोज 650 mg का दे रहे हैं, क्रोसिन या कालपोल कोई भी, तो मतलब ये उतना ज्यादा डेंजरस लीवर के लिए आप कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। इसे कोशिश करना चाहिए कि इसी में हम ठीक करते हैं। ठीक है, बुखार धीरे धीरे जाएगा, 102 था तो 100 आके रुका है, फिर अगला बार दीजिएगा तो 99 पर आएगा, ऐसे करके रुकेंगे। लेकिन हम थोड़ी कसम खा लिए कि अभी देंगे और घट के वो 98 आ जाए, इसके लिए हमको डोज बढ़ाना पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। पैरासीटामोल लीवर टॉक्सिक्स है। मिथाइल डोपा, अगर ये सब ड्रग्स आप दे रहे हैं, सब अगर लंबा समय तक चल रहा है, जैसे रिफाम्पिसिन ट्यूबरक्लोसिस है तो 1.5 साल 2 साल चलने वाला है। लेप्रोसी है तो एटलीस्ट 6 मंथ 6 महीना, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल, इतना लंबा चलने वाला है। तो ये आने वाले टाइम में लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, अल्कोहल, जितना ज्यादा अल्कोहल से है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्रोनिक मैंने एकदम से
डिपेंडेंट्स है, बिना वो पिए वो नहीं रह सकता है, दे आर कॉल्ड क्रोनिक अल्कोहलिक। तो जितना ज्यादा वो लेंगे, और अल्कोहल हिपैटोटॉक्सिक है, आने वाले टाइम में उनको लीवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, मतलब सेफली लोग निकल जाते हैं पाल्म जूस लेके, बड़ी सेफ होता है। और हम अल्कोहल नहीं पीते, हम ताड़ी पीते हैं, खजूर का ताड़ी पीते हैं या ताड़ का ताड़ी पीते हैं, मेडिकली उसको पाम जूस बोलते हैं। ये अल्कोहल से ज्यादा डेंजरस है लीवर सिरोसिस के लिए पाम जूस। बड़ा खुश होकर बता रहे हैं कि हम ये नहीं लेते हैं, हम ये लेते हैं, देसी चीज लेते हैं। ये इससे ज्यादा डेंजरस स्टेज में ये बता दे रहे हैं कि लीवर सिरोसिस के लिए अल्कोहल से ज्यादा पाम जूस रिस्पॉन्सिबल है। बता रहे हैं। नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, ये तो इम्यूनिटी रिएक्शंस बार बार बोल रहे हैं, अपने ही शरीर का एंटीजन्स और अपने ही शरीर के एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा तो कुछ भी हो सकता है। उसमें 50 डिजीज है, उसमें एक तो लीवर सिरोसिस भी है। ऑटो इम्यून पर चर्चा करना बेकार है, क्योंकि कई डिजीज सामने आ जाते हैं, उसमें एक तो लीवर सिरोसिस भी है। नेक्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी माने खानदानी। अगर उसके फैमिली में हिस्ट्री रहा है, और खासकर जिनका ब्लड ग्रुप ए है, वो लीवर सिरोसिस के प्रति बड़ी प्रॉम्प्ट होता है। ऐसे पर्सन से जिनका ब्लड ग्रुप ए है और वो कुछ गलतियां करेंगे, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं या फिर उस ढंग का मेडिसिन ले रहे हैं, तो और ब्लड ग्रुप वाले की अपेक्षा इसमें लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये गॉड गिफ्टेड है, इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया जा सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ओ वाले को अल्सरेशन हो सकता है, वैसे ही ब्लड ग्रुप ए वाले को लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब 2 मिनट करें दीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट, मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात करें विल्सन्स डिजीज, हाइपर एल्डोस्टेरोन। अगर एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन है, ज्यादा सिक्रेशन है, जिसके वजह से विल्सन्स डिजीज डिफरेंट क्लिनिकल फीचर सामने आ जाता है। वो पर्सन बहुत हरी एंड बरी होता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, उसको बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। तो विल्सन्स डिजीज के केसेस में लीवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। 9, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कोलिएस्टेसिस। कोलिएस्टेसिस का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइलरी चैनल। बाइलरी चैनल्स में जिस रास्ते से होकर बाइल से गुजरता है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे इस रास्ते से गुजर रहा है, ये इतना मोटा ट्यूब से नहीं गुजर रहा है और ये नैरो हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर गया। तो अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर आता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलिएस्टेसिस। एंड प्रोलॉन्ग्ड कोलिएस्टेसिस मैंने बड़ी लंबा समय तक अगर है तो ये लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये कब मिलेगा? जब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है। ज्यादातर केसेस में कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, तो स्टोन्स अगर तुरंत ऑपरेट करके निकाल लिया तो ठीक है, लेकिन कई बार वो महीनों सालों तक रह जाता है, आदमी वेट करता है, तो ये लंबा समय तक रुका रह गया तो कोलिएस्टेसिस के रूप में कन्वर्ट कर देगा, मैंने ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ बाइलरी चैनल, और ये रिजल्टिंग इन लीवर सिरोसिस। यहाँ पर लीवर सिरोसिस होने की चांसेस बढ़ जाएगा। 10वां की बात करें, 9th 10th की, क्रोनिक कंजेशन इन लीवर। एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। हार्ट अगर फेल कर जाएगा तो ऐसे कंडीशंस में लीवर्स में ब्लड आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो वहां पे रुकेंगे, लीवर में ब्लड रुक जाएगा और रुकने की वजह से लीवर सेल्स में कंजेशन हो जाएगा। कंजेशन मैंने वहां पे सघनता बढ़ेगी ब्लड की, और ये लगातार बना रहेगा ना, तो धीरे 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 करके लीवर में सीरोटिक चेंजेस, लीवर डिजेनरेट करने एक्सक्यूज मी सर, लीवर में हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर नित्यांशु बोल रहे हैं सर। हेलो हेलो, नित्यांशु बोल रहे हैं सर। बोल रहे हैं कि अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, कंजेस्टिव कार्डियक हेलो। फेल्योर कब बोलते हैं? जब हार्ट का दोनों तरफ का चेम्बर। हेलो सर, नित्यांशु बोल रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए। सर एक सेकंड, आपको इंटरप्ट करना चाह रहे हैं सर। हाँ हाँ सर बोलिए। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर सुन रहे हैं। हाँ सर, थोड़ा देर के लिए सर इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, 2 मिनट के लिए सर। तो रुक, हम ये करते हैं, आओ एडिट कर दें सर। हाँ नहीं नहीं सर, बस 2 मिनट रुक जाइए ना सर, बस 2 मिनट ठीक है, लाइन पे ही रह सकते हैं।
ठीक ठीक। आप लोगों को कितनी बार मना किया गया है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग गलत सलत बात नहीं करेंगे। ये क्या फालतू मैसेज आप लोग किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आता आप लोग को एक बार में? मजाक चल रहा है यहाँ पे या क्लास चल रही है आप लोगों की? जिसको क्लास नहीं करनी है वो एग्जिट हो जाइए चुपचाप। ये सारी चीजें आपकी जो एक्टिविटीज है वो टॉलरेट नहीं होगी। इतने मेहनत से आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, आप बकवास किए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में। बंद कर देंगे क्लास, बोले कि क्लास बंद करवा। कोई आपको समय दे रहा है, उस समय का उपयोग कीजिए। नाम नोट कीजिए तो कौन कौन है, नाम नोट कीजिएगा कौन कौन अभी कमेंट किया है, नाम नोट कीजिए इन लोगों का। 2 आवर सर पढ़ाते हैं, मुश्किल से सर टाइम दे पाते हैं आप लोगों को 2 आवर्स। यार सदुपयोग करो, ऐसे फैकल्टीज नहीं मिलेंगे आपको। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, बकवास किए जा रहे हैं। एग्जाम पता चलेगा कौन कौन है इसमें, कंटिन्यू करवाइए सर। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर। तो अच्छी बात नहीं है, जैसा हम सर की बातें सुन रहे हैं, आप लोग इतने लिटरेट हैं और इतना हायर एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं। ये तो 9th-10th के स्टूडेंट करते हैं तो थोड़ा शोभा भी देता है। आप प्रोफेशनल कोर्स में, यहाँ से आपकी लाइफ प्रोफेशनल्स दिशा में बढ़ रही है। हमें तो नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल आप जितने बार पूछ रहे हैं बता रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे कि आप क्या कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि आप नहीं समझ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आप क्या कर रहे हैं। फिर ऐसा ही करना है तो बोल दीजिए, वो यहाँ से हम लिख देते हैं, लिख के हम चले जाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही लिख लिख के बढ़ जाते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब पढ़ रहे हैं ना तो तरीके से पढ़ना होता है ना। आप क्वेश्चन पूछे, हमें तो लग रहा है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं। आप पीछे से क्या कर रहे हैं क्या मालूम। हेलो सर। हाँ सर इसमें कोई एक लड़का धर्मेंद्र कुमार क्वेश्चन आपसे किया था। एनीवेयर हम और नहीं जाना उसमें, हम मैनेजमेंट पे हम नहीं जाते। हम यहाँ सर उसी पे कमेंट आया था सर। इस पे हम लोग इस पे रहते हैं। हमको इस पे नहीं जाना। ओके सर, ओके सर। यहाँ पे रहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या देखें। ठीक है, कारण ये सब बातें आ गई। अब क्लिनिकल फीचर की हम क्या क्या ऐसे पेशेंट में देखेंगे। वन थर्ड ऑफ पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक for prolonged time. लीवर सिरोसिस हो गया, ये सबसे ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है कि 1/3 ऑफ पेशेंट, लगभग 1/3 पेशेंट, 1/3 मतलब अप्रॉक्स 33% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिकली उनको कोई सिम्टम ही नहीं आ जाता है बड़ी लंबा समय तक। लंबा समय, महीनों और सालों तक उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन लीवर सिरोसिस उनके साथ जुड़ा हुआ है।
और जब अचानक से सब सिम्टम आएगा ना तो ये बहुत वर्स्ट रूप में आ जाएगा। ये बहुत खराब स्टेज है कि 1/3 लोग को कोई सिम्टम ही नहीं रहता है और एसिम्प्टोमेटिकली वो बड़ा अच्छे से जीवन जीते हुए रहता है। लेकिन ऑनसेट सडन मैंने अचानक से सिम्टम उनके लाइफ में आ जाती है, और जब आ जाती है तो क्या क्या हम देखते हैं वो एक एक करके बात। फर्स्ट जो फीचर देखेंगे जॉन्डिस का। जॉन्डिस दिखाई देगा, और जॉन्डिस वो भी बोल रहा है कि जॉन्डिस माइल्ड ग्रेड टू मॉडरेट ग्रेड। जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी में वो सीवियर ग्रेड का जॉन्डिस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखेगा। माइल्ड ग्रेड, हल्का फुल्का येलोइश कलर ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या यूरिन, या मॉडरेट ग्रेड का जॉन्डिस। जॉन्डिस का असर थोड़ा सा ज्यादा है, बस इतना ही होगा, जॉन्डिस इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले सिम्टम्स अगर डेवलप करना शुरू करेगा वो जॉन्डिस से ही शुरू करेगा। दूसरा ओडेमा। ओडेमा भी पैथोलॉजी में लास्ट क्लास हम पढ़ाए हैं। ओडेमा का मतलब होता है सूजन। ये जनरलाइज्ड ओडेमा, जिसको हम लोग एनासार्का के नाम से पढ़े हैं, ये पूरे शरीर में सर से पांव तक अचानक से सूजन, पहले जॉन्डिस, उस पर शरीर में सूजन, ओडोमेटस स्ट्रक्चर, खासकर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर जहां ग्रेविटी का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, जैसे ये हमारा हाथ हो गया, उसी तरह से पैर में एंकल ज्वाइंट, टोज हो गया, उसको फेस हो गया, उसके बाद आंख के नीचे, ये सब पप्पी पूरा एकदम सूजा हुआ महसूस होने लगेगा। ये सेकेंड हम लोग सिम्टम देखते हैं। एक जॉन्डिस हो गया, पूरा बदन सूजा हुआ देख रहा है, ये दो कॉमन सिम्टम्स है। और अगर ये दोनों अचानक किसी में डेवलप हो जा रहा है तो मे भी चांसेस है कि वो क्लिनिकल फीचर्स कोरिलेट टू लीवर सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर। तीसरा की बात करते हैं, vascular change। अगर वेस्कुलर चेंज की बात करें तो पेरिफेरल डायलेक्टेशन, वेसल्स से सब निकल के आता है, वेजो डायलेटेशन। ये अगर ब्लड वेसल्स है तो इसकी एक मोटाई है, अगर इसी नैरो डायमीटर की बात करें, एक सर्टेन डायमीटर है, ये नॉर्मल है। और डायलेटेशन का मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर ये डायलेट कर गया, बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, तो होना चाहिए इतना बड़ा, नॉर्मली इतना बड़ा है, लेकिन डायलेट करके ये इतना बड़ा इसका डायमीटर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड वेजो डायलेटेशन। तो यहाँ पे कंडीशन जो है पेरिफेरल मैंने आउटर स्ट्रक्चर, खासकर बोथ लिम्स, अपर एंड लोअर, मैंने हाथ में, पैर में, ट्रंक में, ये सब में वेजो डायलेटेशन का सिम्टम सामने आ जाएगा। क्योंकि सूजन है तो प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे ब्लड वेसल्स ऐसे करके स्ट्रेच होता हुआ चला जाएगा, और जो उसका ल्यूमेंस है ये धीरे धीरे करके ये वाइडन और बड़ा होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडोक्राइनल चेंजेस। इंडोक्राइनल चेंजेस में ये दूसरा ही बात होता है, ये बोलता है कि रिटेंशन ऑफ सर ये जो पेरिफेरल ये बता है जो वेस्कुलराइजेशन, इसको थोड़ा फिर से बताइएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए एक बार फिर से।
हेलो, अपने क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हेलो, इंडोक्राइनल चेंजेज में बात करते हैं। इंडोक्राइनल चेंजेज में हेलो हाँ, सर, वेसिकुलर चेंज है जिसका पेरिफेरल बताया है फर्स्ट वाला, उसको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। पेरिफेरल वैस्कुलराइजेशन, पेरिफेरल माने आउटर, बाहर। जैसे हमारा बॉडी ये इस ढंग से बना हुआ है ना, ये ऐसा बना हुआ है, ये अपेंडेज है, हाथ है, पैर है, उसके बाद ये सर है, गर्दन है। तो ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, बीच का पार्ट हो गया। और यहां से जो सेंट्रल एक्सिस से जो दूर का पार्ट है ना, इसको हम लोग पेरीफेरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बोला ना, पेरीफेरल भेजोडायलेटेशन। भेजोडायलेटेशन दो शब्द को मिलाकर बना हुआ है। भेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, एंड डायलेटेशन का मतलब होता है एक्सपेंडेशन। पेरिफेरल में तो दूर का हो गया, और भेजोडायलेटेशन का मतलब ये ब्लड वेसल्स है, मान लेते हैं कि इतना ही इसका ल्यूमेन है। ल्यूमेन का मतलब इसका ये जो डायमीटर है इतना बड़ा, इतना ही में ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये डायलेट कर गया, डायलेट करके ये इतना बड़ा हो गया। ये स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच होके ये इतना बड़ा रहना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेच होके इतना ज्यादा ये फैल गया, इसका डायमीटर इतना बड़ा हो गया। इसी सब को हम लोग भेजोडायलेटेशन बोलते हैं। तो पेरिफेरल पार्ट में भेजोडायलेटेशन का सिम्टम्स हमें स्वाभाविक है कि उसके पहले हम बात किए थे कि ओडेमा होगा। ओडेमा होगा ना तो लगातार वो सूजन की स्थिति में रहेगा। सूजन की स्थिति में ना ब्लड वेसल्स में वाटरी कंटेंट का प्रेशर बढ़ा रहेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा रहेगा। धीरे 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 करके इसको स्ट्रेच कर देगा, उस टिश्यूज को स्ट्रेच कर देगा और वेसल डायलेट हो जाएगा। एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे भी पैथोलॉजी में ओडेमा ही बात किए थे, और इसीलिए हम ये टॉपिक शुरू किए थे। ओडेमा से ये रिलेटेड बातें हैं, तो उसमें बहुत डिटेल्स मैकेनिज्म में बताए थे। डायलिटेशन में ऐसा था जो ऐसा हो गया। इंडोक्राइन चेंजेस पर आते हैं। इसमें रिटेंशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, मेल का हार्मोन्स नहीं है एस्ट्रोजन, ये फीमेल का हार्मोन्स है, लेकिन लिटिल अमाउंट में, एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में मेल में भी एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होता रहता है। इसीलिए बोला गया ना कि फीमेल कंप्लीटली फीमेल होती है, और मेल कंप्लीटली फीमेल कभी नहीं होता, मेल कभी नहीं होता है, उसमें फीमेल का प्रॉपर्टी मिक्स होता है। फीमेल 100% फीमेल होती है, और मेल में फीमेल का कुछ प्रॉपर्टी मिक्स किया हुआ रहता है, कुछ उसका सिक्रेशन मेल फीमेल का मेल में होता है। अब ये बोल रहा है टॉपिक्स कि इन लीवर सिरोसिस में इंडोक्राइन चेन में रिटेंशन ऑफ एस्ट्रोजन्स, जो कि मेल हार्मोन्स नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा रिटेन कर जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? मेल में क्या क्या चेंजिंग देखेंगे? सबसे पहला गायनेको मास्टिया, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इन मेल, एकदम उल्टा। जैसे ये सिरोसिस होगा मेल में, तो मे भी चांसेस है उनको प्रॉब्लम गायनेकोमास्टिया का हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सेकंड, टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी चूंकि फीमेल हार्मोन्स है,
तो टेस्टिस मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, तो क्या करेगा ना, टेस्टिस का एट्रोफी, एट्रोफी मैंने सूख जाना, उसका जो नॉर्मल साइज एंड शेप है वो धीरे धीरे करके श्रिंकेज, छोटा होने लगेगा, खत्म होने लगेगा उसके स्ट्रक्चर, तो दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर एट्रोफी। थर्ड, इम्पोटेंसी। हेलो सर, हाँ, टेस्टिकुलर बताइएगा फिर से। जैसे ये मेल टेस्टिस हुआ ना, ये स्क्रोटम है, मान लेते हैं स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस है, ये एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन या मेल का जितना फंक्शन है यही सब कंट्रोल होता है, इसको निकाल दीजिए मेल नहीं रहेगा। तो एट्रोफी शब्द कहीं पर लगता है मेडिकल में, इसका मतलब है सूख जाना। ये मेडिकल वर्ड है। अगर टेस्टिस का नॉर्मल साइज ये है और अगर उसको लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है, तो टेस्टिस धीरे 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 करके छोटा होने लगेगा, ये सूखने लगेगा और सूख के उसके साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। इट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर एट्रोफी। मतलब नॉर्मल साइज इसका इतना बड़ा था टेस्टिस का, और ये सिकुड़ के इतना बड़ा या और इससे भी छोटा हो सकता है, जितना सिवियरिटी सिरोसिस उतना ही छोटा टेस्टिस, इसी को बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी। थर्ड, मेल में इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी सर तो ये कौन सा कंडीशन में ये टेस्टिकुलर डिक्रीज कर जाएगा सर? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं? ये जो छोटा होने लगेगा कब, कौन सा कंडीशन में कौन सर? सा छोटा होने लगे, तो कौन सा क्या आगे? ये बोल रहे हैं सर, ये जो इसका जो साइज रहेगा सर धीरे 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 छोटा हो जाएगा, तो कारण क्या होगा कारण अभी लीवर इसका सिरोसिस कॉज का? बताया ना, लीवर सर सिरोसिस है। ओके हम सर। आपको अभी पहले ही बताने कि लीवर करीब करीब 26 टाइप का फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करता है, तो वो लीवर का फंक्शन से हैम्पर्ड करेगा ना, तो वो सब रिजल्टेंट यहाँ तक आएगा, सर से लेकर पांव तक उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे, तब तो मौत हो जाती है, तो उसमें इस पर भी असर पड़ेगा। इसका कारण तो सिरोसिस बता रहे हैं। अब भी ऐसे और भी दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन अब भी जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, तो लीवर सिरोसिस, इम्पोर्टेंसी का मतलब लेबर सिरोसिस से रिलेटेड है सर। हाँ? ओके सर। अभी जो बात कर रहे हैं लीवर सिरोसिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऐसे टेस्टिकुलर एट्रोफी का बड़ी कारण है, टेस्टोस्टेरोन का ये सिक्रेशन लिवर कम जाना, सिरोसिस से उम्र हो जाना, रिलेटेड है सर। बहुत सा कारण है। लेकिन अभी जो बातें कर रहे हैं हम सिर्फ सिरोसिस से जुड़ा हुआ बातें कर रहे हैं। ओके सर। विटामिन ई का कमी हो जाना बहुत सा कारण है। ओके सर। स्ट्रेस में रहना, स्ट्रेन में रहना, ड्रग्स लेना, सेडेटिव ड्रग्स लेना, सब में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगा। तो अभी सिर्फ हम सिरोसिस की बात कर रहे हैं, सिरोसिस पर कंसंट्रेट रहिए। इम्पोर्टेंसी माने मेल में नपुंसकता डेवलप कर जाएगा, क्योंकि फीमेल हार्मोन डेवलप किया, इसमें मेल प्रॉपर्टी उसकी जाती रहेगी, मतलब नपुंसकता उसमें डेवलप हो जाएगा। ये इतना मेल में चेंजिंग हो जाएगा। लास्ट, मेल में लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो का मतलब है कि सेक्स में इंटरेस्ट धीरे धीरे करके जाता रहेगा, माने घटता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद एक समय आएगा तो टेस्टिकुलर एट्रोफी फुल ये पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा। तो सबको बोल रहे हैं लॉस ऑफ लिबिडो, बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। फीमेल पे आते हैं। एंड एक और मेल में और लास्ट, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। आर्म, अंडर आर्मपिट में जो हेयर है वो लॉस्ट करेगा, एंड प्यूबिक हेयर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेयर है वो लॉस्ट कर देगा, झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मेल में इतना चेंजिंग होगा। अब फीमेल पे बात करते हैं। फीमेल में एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट, जो वहां टेस्टिस में चेंज हुआ था,
सूखने लगा था, ठीक यहाँ ब्रेस्ट में वही चेंजिंग एट्रोफी वहां पे डेवलप कर जाएगा। सेकेंड, इरेगुलर मेंसुरेशंस, इसका टाइम टेबल मेंसुरेशन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड, एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली बंद हो जाएगा। एक मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज एज रिलेटेड है, ओल्ड एज रिलेटेड है, 45 से 55 के बाद वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। यहाँ उम्र रहते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एमिनोरिया। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट एंड एमिनोरिया, साथ में लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर यहां भी देखने को मिलेगा। इतना हमारा एंडो जो टॉपिक्स एंडोक्राइन चेंज, इतना कुछ पेशेंट में देखने को मिलेगा। अगला, स्किन की बात करें, जो भी नंबर है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन में मेलेनिन का बहुत ज्यादा वहां पे सिंथेसिस हो जाएगा और वो डीप कलर में रंग जो है ना काला होने लगेगा। और खासकर ये हाइपर पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा फेस पे दिखाई देगा। फेस का जो नॉर्मल कलर था ना वो ब्लैकिश, एकदम काला और ग्रेसी। हेलो हाँ सर, हाँ, क्या चीज का सिक्रेशन बोले ज्यादा हो जाएगा? मिलेनिन, मिलेनिन जो हमारे बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाल का रंग हुआ, स्किन का रंग मिलेनिन पर डिपेंड करता है। मिलेनिन अगर हेयर फॉलिकल में कम होगा तो बाल सफेद होने लगेगा। वैसे ही मिलेनिस जैसे जिसका गाढ़ा है वो सांवला होता जाएगा, और ज्यादा गाढ़ा होगा ना तो काला होता जाएगा। लेकिन मिलेनिन जिसका कम रहेगा ना वो गोरा होता हुआ जाएगा। तो यहाँ जो बोला ना हाइपर पिगमेंटेशन, मिलेनिस का बहुत ज्यादा सिंथेसिस हो जाएगा और इसके वजह से उसका खासकर फेस जो है ना काला होने लगेगा। जो जो उसका नॉर्मल जो फेस। सर हाँ बोलिए। सर, हाँ हाँ मेलानिन जो होता है हाँ। ये क्या चीज की वजह से होता है? जैसे कमी हो जाता है किसी को, ठीक है, क्या क्या तो बोले उसको बढ़ाने के लिए तो मेलानिन जो होता है ना, हाँ जैसे मेलानिन का किसी को कमी है तो हाँ। क्या करेगा वो? मिलेनिन का कमी जैसे स्किन में तो नहीं होता है, स्किन में वो जीवन भर वो मेंटेन रहता है। हाँ, आप धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सिंथेसिस होने लगेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए। आप कपड़ा पहन के रखेंगे, जाड़ा में देखेंगे तो ज्यादा थोड़ा साफ हो जाएगा, मिलेनिन कम सिंथेसिस, लेकिन उसकी कमी नहीं होती है। हाँ, हेयर में कमी हो जाती है, तो हेयर में कमी हो जाती है तो बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। ये 35 ईयर्स क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स है ना, इसमें मिलेनिन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो 35 के बाद बाल पकना स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको नहीं रोक सकते हैं। तो सर जिसको 15-16 में पक रहा बाल, उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी 14-15 में, 14-15, अगर अंडर एज 35 के पहले, 35 छोड़ दीजिए, 30 मान के चलते हैं, 30 के पहले अगर किसी का कम हो रहा है ना, 3 कारण होगा। या तो उनको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड में बाल पकेगा। सेकंड, प्रोटीन की बहुत बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है एंड विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है। तो ज्यादातर वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है, और न्यूट्रिशन जैसे ही फुलफिल करेंगे ना तो फिर वापस वो ठीक हो जाएगा। वो परमानेंट चेंज नहीं है, फिर वापस वो जो हेयर व्हाइट हुआ था ना फिर ब्लैकिश हो जाएगा। लेकिन 35 के बाद वो चांसेस नहीं है। वो फिर खाली सुनने कहने का है कि आयुर्वेद में ये दवा है, होम्योपैथ में ये दवा है, लेकिन काला नहीं होगा। 40 ईयर पार करेगा तो और तेजी से सब व्हाइट होने लगेगा,
और 45 पार करेगा तो और तेजी से, मैंने इसका गति जो है ना बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिलेनियन का हेयर फॉलिकल स्किन में एडजस्ट करता रहेगा, स्किन में चेंज नहीं होगा। 15-16 ठीक हो जाता है, वो न्यूट्रिशन की कमी है, मिनरल्स प्रोटीन्स उसकी कमी है, खासकर प्रोटीन। नेक्स्ट हेमरेजिक, हेमरेज होने लगेगा शरीर में इनसाइड, कैपिलरी वगैरह धीरे धीरे करके हेमरेज हो जाएंगे और रेड स्पॉट स्किन में रेड स्पॉट के रूप में दिखाई देने लगेंगे। लास्ट अंतिम न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम। अगर न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम की बात करें, पेशेंट यूफोरिक एंड चीयरफुल, ज्यादातर कोई बीमार पड़ेगा तो वो एंजाइटी में रहेगा, चिंता में रहेगा। एंड डिस्फोरिक, डिस्फोरिक में हमेशा डिप्रेशन जैसी बात करेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा, वो हमेशा बिना कारण का खुश नजर आएगा, बिना कारण का वो उसको दुखी होना चाहिए तो उसकी जगह वो खुश नजर आएगा, ये इसका स्पेशल फीचर है। एंड साथ में यूफोरिक, यूफोरिक में उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैंने हाइपर बोलते ना कि ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो वो जो बातें करेगा ना यूफोरिक मैंने ओवर कॉन्फिडेंस से बात करेगा किसी चीज में। और चीयरफुल, हमेशा खुश दिखाई देगा, जबकि होना चाहिए था उसको दुखी या डिप्रेस, लेकिन होगा ये उल्टा। तो दे आर न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस, यूफोरिक एंड चीयरफुल। अगर हेमेटोलॉजिकल की बात करें, तो एनीमिक, उसको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी देखने को मिल सकता है। जनरल में लॉस ऑफ वेट, उसका वजन कमना शुरू हो जाएगा। किसी किसी को फीवर भी, हल्का फीवर भी रहना शुरू हो जाएगा। अगर आंख की बात करें, सुनकिन आई, आंख धसा हुआ दिखाई देगा। हॉलोड चिक्स, गाल धसा हुआ, आंख अंदर की धसा हुआ। उसके बाद टाइटनेस, जरूरत से ज्यादा थका हुआ। एंड वीकनेस, ये सब कॉमन चीज है जो दिखाई देगा। बुखार रहेगा, आंख धसा हुआ रहेगा, गाल अंदर धस जाएगा, थका हुआ महसूस करेगा एंड कमजोरी। ये इतना कॉमन सिम्टम्स लीवर सिरोसिस में सबको देखने को मिलेगा। अब इसका बच जाता है इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं। लीवर में लीवर फंक्शन टेस्ट, ये हम लोग करवा लेते हैं। सबसे अच्छा जांच लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम ट्रांसमिनेज का जांच करा लेते हैं और उसके लेवल का
जांच कर लेते हैं। अगर 100 यूनिट से ऊपर है तो मैक्सिमम चांस है कि वो सिरोसिस का पेशेंट है। उसके बाद बेटर होगा कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर हम लोग चलें। अगर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, ऑसोफेगस के अराउंड का अगर एक्सरे लेते हैं, खासकर बैरियम मिल एक्सरे, तो ऑसोफेगस जो है ना डिस्टेंडेड, अगर ऑसोफेगस का ये साइज था तो डिस्टेंडेड एंड डिस्टॉर्टेड ये ऐसा करके आपको दिखाई देगा, फैला हुआ और डिस्टॉर्टेड। अगर लीवर के पास ऐसा चेंजिंग है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि लीवर में सिरोसिस का ये सिम्टम्स है। थर्ड, नीडल एस्पायरेशंस। नीडल एस्पायरेशंस में बायोप्सी करा लेते हैं। लीवर के अंदर से नीडल को इनपुट करके वहां से फ्लूइड को निकाल लेते हैं या टिश्यूज को निकाल लेते हैं। टिश्यू को बायोप्सी के लिए, जांच के लिए भेजते हैं और बायोप्सी में ये क्लियर हो जाता है सिरोसिस में जो चेंजिंग, क्या मतलब नोड्यूल्स था, ग्रेनुलर था, ऑरेंज कलर था, ये सब चीज वहां पे सामने आना शुरू हो जाता है। उसको सीटी स्कैन, अगर सीटी स्कैन लीवर का कराते हैं तो वहां भी हेलो सर, हाँ फ्लूइड कहाँ से निकालते, लीवर से? लीवर में नीडल लगा के, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है ना, बहुत इजी सब है ये सब चीज। आप अभी चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं ना इसलिए लग रहा है, बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। सब ऑर्गन खाली मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ है, बस हो गया। ये एब्डोमेन को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं। लीवर इस जगह पे रहता है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है। तो इस जगह जैसे ही निडल आप अंदर ले जाएंगे 8-9 रिब्स के बीच में, तो सीधे लीवर तक चला जाएगा। तो अंदर निडल को नॉर्मल सेडेशन, यहाँ पे सेडेटिव्स करके अंदर निडल को डाल देते हैं और वहां से एक्सपायरेट कर लेते हैं फ्लूइड। एकदम बहुत ईजी है, जितना कठिन लग रहा है ना उतना ईजी है। ये जगह मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमको डालना है। कॉम्प्लिकेशंस, लीवर सिरोसिस अगर रह गया तो क्या क्या देखा जाएगा? हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, इसमें पेशेंट कोमा में भी चला जा सकता है, जिसको हम लोग हिपैटिक कोमा बोलते हैं। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। रीनल फेल्योर, किडनी फेल होने की चांसेस बढ़ जाएगी। एंड मैलिग्नेंट चेंज, मैलिग्नेंट चेंज में कैंसरेशंस, लीवर का कैंसरेशन बड़ी कॉमन है। तो 3 चीज इसमें, हिपैटिक कोमा, रीनल फेल्योर और लीवर कैंसर, मैलिग्नेंट चेंजेज इन लीवर, ये तीनों ही आने वाले टाइम में सुनर और लेटर, सुनो मैंने आज नहीं तो कल ये आएगा ही। लास्ट चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पर।
पहला रेस्ट सबको नहीं देंगे। अगर रेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ वही पर्सन्स को रेस्ट देंगे जिसमें ये सीवियरिटी हो, सारा सिम्टम्स सीवियर फॉर्म में, तभी रेस्ट देंगे, अदरवाइज रेस्ट नहीं देंगे। डाइट में आते हैं। डाइट में इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, आराम से पचने वाला खाना देंगे। इसमें पर डे करीब करीब 3000 या 300 किलो कैलोरी पर डे, 24 घंटा में 300 किलो कैलोरी 300 किलो कैलोरी पर डे देंगे। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एकदम थोड़ा सा, प्रोटीन मात्र 40 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं देंगे। 40 ग्राम प्रोटीन एंड फैट फ्री। कोशिश करेंगे कि फैट मिनिमम या तो नहीं ले, और ले तो एकदम मिनिमम इंटेक्स ऑफ फैट। सबसे बेस्ट होता है, प्रोटीन की बात करें तो दूध दे देते हैं, मिल्क प्रोटीन सबसे बेस्ट है। आप दूध दे देते हैं तो अलग से प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी लिवर सिरोसिस के केसेस होता है ना, तो उसमें नॉनवेज एकदम प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि नॉनवेज वो नहीं ही खाए। अगर नॉनवेज देते हैं ना तो 40 ग्राम पर डे 24 आवर का रिक्वायरमेंट है। एक पीस अगर फिश का दे देते हैं तो वो भी 40 ग्राम से ज्यादा हो जाता है, तो नहीं देते हैं। मटन वगैरह देते तो उसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो अवॉइड करते हैं वहां पे। उसके बाद अवॉइड स्मोकिंग एंड नेवर अल्कोहल। फिर दोबारा अल्कोहल की तरफ उसको नहीं लेके जाना। अल्कोहल का सेवन करेगा मौत तय है। ये वाइड स्मोकिंग, कोशिश की जाएगी कि स्मोकिंग वो नहीं ले। इसके बाद अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चूंकि लीवर में प्रॉब्लम है और पहले बता चुके लीवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सोल्युबल विटामिन का स्टोरिंग हाउस है, वो सब चीज की कमी हो जाएगी। तो फैट सोल्युबल विटामिन उसमें ए, डी, ई एंड के, इसको ऐड कर लेंगे। अलग से टैबलेट अगर A to Z दे देते हैं या रिवाइटल दे देते हैं, उसमें ये सब मिक्स होता है, तो दे देते हैं तो वो फुलफिल हो जाएगा, तो अलग से उसको हम लोग दे देते हैं। अब ड्रग्स पे आते हैं। डाइट के बाद ड्रग्स पे आते हैं। कौन कौन ड्रग्स यहाँ पे हम लोग देंगे? नो स्पेसिफिक ड्रग्स। पहला लाइन तो ही ओनली सिम्टोमेटिक एंड कॉजेटिव फैक्टर मैनेजमेंट, ये दो बेसिक प्रिंसिपल है ड्रग्स का। एक ओनली सिम्टोमेटिक, जो सिम्टम सामने है उसका ट्रीटमेंट देना है। दूसरा कॉजेटिव फैक्टर, किसके वजह से लिवर सिरोसिस हुआ है, इतना सारा बात हुआ, उसमें से कौन सा कारण है, तो उस कारण को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट देना है। लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, ये एकदम से दवा देंगे तो लिवर सिरोसिस ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट मेथड
नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दवा देते हैं, क्योंकि ओडेमा हो गया था, रीनल फेलियर के चांसेस थे, तो उसके लिए दवा देना होगा, तो डाईयूरेटिक्स को ऐड कर लेते हैं। डायूरेटिक्स वो दवा है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन करता है, पेशाब को बहुत ज्यादा बनाता है। तो जैसे जैसे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी फ्लूइड धीरे धीरे यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे और इधर से ओडेमा उनका जो है वो घट जाएगा। तो डायूरेटिक्स यहाँ पर हम लोग ऐड करके चलेंगे। एसाइटिस का प्रॉब्लम है, पैर हाथ में सूजन का प्रॉब्लम, तो ये सब धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा। अगर सीवियर कंडीशंस है तो स्टेरॉइड अगर शामिल करेंगे तो स्टेरॉइड्स जितने इन्फ्लामेटरी चेंजेज है सबको बड़ी तेजी से क्विकली वहां पे वो सबसाइड करेगा, तो स्टेरॉइड को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। खासकर इंसेफेलोपैथी जब कोमा के स्टेज में जा रहा है या कोमा में चला गया तो डायूरेटिक्स और ये स्टेरॉइड बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। बस इतना ही है, इसके अलावा तो कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं। सर हाँ हेलो सर, हाँ पूछिए। थोड़ा मेरा नेट प्रॉब्लम था सर, कट कट के आवाज आ रहा था, एक बार और रिपीट कर दीजिए ना सर प्लीज। किसके बारे में? यस सर, थोड़ा वो जो ट्रीटमेंट पढ़ा है सर, थोड़ा सा ऐसे ही लेक्चर कर दीजिए सर। लीवर सिरोसिस पूरा? ना सर, थोड़ा सा इधर जो अभी जो बताया नहीं है ट्रीटमेंट के बारे में। अच्छा अच्छा, यस ट्रीटमेंट देखिए, यस सर, ट्रीटमेंट यस सर। इसका नहीं है। पहला तो ये जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। लीवर सिरोसिस हो गया तो ये अपने धीरे धीरे करके ठीक होगा, नहीं तो जान जाएगी, बात खत्म। लेकिन छोड़ थोड़ी देना है, कुछ तो इलाज करना होगा और यह कोशिश की जाएगी कि उसके जीवन जितना ज्यादा लंबा से जा सके उतना बेटर है। पेशेंट को रेस्ट में ज्यादा दिन नहीं रखना है। कोई भी बीमारी में रेस्ट देते हैं तो रेस्ट में बहुत लंबा समय तक नहीं रखना है। रेस्ट में उसी पेशेंट को रखना है जिसमें सिम्टम जो है ना बहुत सीवियर प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा सिम्टम वहां पे प्रेजेंट है, तभी रेस्ट में रखना, नहीं तो चलता फिरता रहेगा, काम धंधा करता रहेगा, ऑफिस जा रहा है, दुकान में जाते हैं, बिजनेस है, वो सब अपना काम करते रहेंगे, नहीं रोकना है। डाइट में कोशिश करना है, खाने में उसको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा दें। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज में मिलेगा बताने की जरूरत नहीं है। चावल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो मैंने शकरकंद हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो स्वीट पोटैटो को या पोटैटो को सब्जी बनाने के बजाय उसको मेस्ट करके मैंने उसको चोखा बना देना है, या फिर बॉइल्ड स्वीट एंड पोटैटो है उसको दे देना है, उससे कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाएगी। तो ज्यादातर खाना में कार्बोहाइड्रेट ही देना है और इजीली डाइजेस्टेबल, इसलिए ज्यादातर बॉइल्ड खाना देना, ज्यादा स्पाइसी खाना देना ही नहीं है उनको। प्रोटीन देना है, प्रोटीन मात्र 24 घंटा में 40 ग्राम अलाउड है, 40 ग्राम से ज्यादा आप प्रोटीन उसको नहीं दे सकते हैं। तो बेटर है कि 40 ग्राम प्रोटीन बाहर से कहाँ से देंगे, तो अगर दूध दे देते हैं, दूध वो भी स्किम्ड किया हुआ जिसमें छाली न रहे, तो 40 ग्राम का वो क्षतिपूर्ति हो जाएगा। तीसरा बात होता है कि फैट नहीं देना है, या फैट अगर देना है तो मिनिमाइज कर देना है कि एकदम से बिल्कुल सब्जी बना रहे हैं नाम मात्र का उसमें तेल देना है, तो ऐसा करके एकदम मिनिमम फैटी सब्सटेंस। दूध देना है तो स्किम्ड मिल्क देना है, छाली को उसमें से हटा देना है, अलग से घी या छना तला देने का सोचना भी नहीं है उनको, ये करना है। लेकिन ड्रग्स के रूप में बात करेंगे तो चूंकि सूजन है, पर आपने सूजन अभी बात किए थे, तो डायूरेटिक्स अगर दे देते तो डायूरेटिक्स से धीरे धीरे करके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देगा। दवा के असर से बहुत ज्यादा उसको यूरिन होगा, तो यूरिन में तो पानी ही निकलता ना ज्यादा, तो उसमें वाटर है, तो शरीर का पानी धीरे धीरे करके यूरिन से निकलने लगेगा, तो सूजन जो ओडेमा हो गया था वो धीरे धीरे करके सबसाइड कर जाएगा।
इसके अलावा अगर हेलो कॉमा में पेशेंट सर। चला गया, पेशेंट कॉमा में जा रहा है, तो ऐसे हेलो कंडीशन सर। में क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, हेलो सर, डायरेटिक्स जो है, हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए ना। डायरेटिक्स जो है जो ओरली देना है, हाँ ओरली है, फ्रूसामाइड और फ्रूसामाइड सबसे बेस्ट होता है 40 to 80 mg का डेली ओरली देना है। ओके। ये ओरल ठीक है, फिर बात कल क्लास लेंगे।